नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका टीवी 24 पर। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा और आप देख रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव पर हमारी खास पेशकश सियासी धाकड़ कौन। आधे घंटे की इस विशेष प्रस्तुति में हम हरियाणा चुनाव में बन रहे सभी राजनीतिक समीकरणों का बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं। सियासी मुद्दे, वार पलटवार, नेताओं की बयानबाजी, वादे और छोटे बड़े सभी दावे पहले समझने की फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमारी नजर दिन भर की चुनावी उठापटक पर भी रहती है। तो आज के इस प्रसारण में क्या कुछ खास रहने वाला है, आइए जानते हैं। सबसे पहले सिरसा में लगे सियासी चौपाल में चलेंगे और वहां बन रहे राजनीतिक समीकरण समझेंगे। उसके बाद विवेचना में हरियाणा के सियासी मैदान में उतरे खिलाड़ियों के प्रदर्शन का अतीत, वर्तमान और भविष्य टटोलेंगे। विधायक जी कैसे रहे सेगमेंट में पलवल के बीजेपी विधायक दीपक मंगला का रिपोर्ट कार्ड और अंत में आपकी विधानसभा में फतेहाबाद की बात। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी ये खास पेशकश। लेकिन सबसे पहले दिन भर के बड़े सियासी घटनाक्रम जान लेते हैं खटाखट अंदाज में। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका गांधी स्टार प्रचारकों में शामिल। हुड्डा, सुरजेवाला और कुमारी सैलजा को भी मिली जगह। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत पर आप प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता का बयान, बीजेपी की अहंकारी सरकार को जड़ से उखाड़ेंगे। केजरीवाल प्रदेश में जल्द शुरू करेंगे प्रचार। नामांकन प्रक्रिया के बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुई हाई लेवल मीटिंग। केंद्रीय नेताओं के चुनाव कार्यक्रमों पर हुई चर्चा। सीएम सैनी का बयान, बोले केंद्र की तरह प्रदेश में भी तीसरी बार बनेगी बीजेपी सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा मौजूदा कुशासन से हर नागरिक दुखी और परेशान, जनता को इनेलो सरकार से उम्मीद। करनाल में आप सांसद राघव चड्ढा ने भरी हुंकार, बोले हरियाणा के एक छोर पर दिल्ली और दूसरे छोर पर पंजाब, दोनों राज्यों में आपकी सरकार। अगर हरियाणा में भी बनी सरकार तो ट्रिपल इंजन से होगी ज्यादा तरक्की। प्रचार अभियान में जुटे उकलाना विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी अनूप धानक टीवी 24 पर बोले प्रदेश में एक तरफा चल रही बीजेपी की लहर। भिवानी विधानसभा सीट पर तैयारियों में जुटे सीपीआईएम नेता ओम प्रकाश, कांग्रेस के साथ गठबंधन में मिली है सीट। हरियाणा जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रदेश में हर सीट पर बीजेपी के समर्थन का किया ऐलान। सिरसा की राजनीति पारंपरिक रूप से जाति आधारित समीकरणों से प्रभावित रही है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से जाट और गैर जाट समुदायों का प्रभाव अधिक है। किसी दौर में कांग्रेस और इनेलो का गढ़ रहे इस क्षेत्र में 2014 के बाद से ही बीजेपी अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है। यहां सिंचाई की समस्या, जल वितरण, किसानों की फसलों का सही दाम, बिजली आपूर्ति और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर राजनीतिक दल चुनाव लड़ते आए हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में सिरसा के सियासी समीकरण क्या हैं? क्षेत्र की जनता आखिर क्या चाहती है? आइए जानते हैं सियासी चौपाल में। 2024 विधानसभा का बिगुल बज चुका है और ऐसे में जो लोग हैं, वोटर हैं, वो चर्चाएं कर रहे हैं कि आखिर इस बार क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पर वोट करेंगे। इस वक्त हम सिरसा में ही मौजूद हैं और सबसे पहले दिखा दे कि एक ग्रुप बैठा है, यानी कि कह सकते हैं कि शाम की चर्चा यहाँ पर चल रही है और शाम की चर्चा में यहाँ पर बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे बात करेंगे कि इस बार किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे, क्या मुद्दे हैं हरियाणा के अंदर। और बात करें सिरसा के अंदर, तो सिरसा के अंदर क्या कुछ इस बार माहौल है और इस बार क्या लगता है कि आखिर किसकी बनेगी सरकार। जी, पहला सवाल आपसे, इस बार बात करें तो किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? मेन तो यही है, एक तो मेडिकल कॉलेज बनना था, मेडिकल कॉलेज ही बना मेन तो, ठीक है ना। बाकी एक वहाँ रेलवे का पुल है वो नीचे से बनना था, अंडरग्राउंड बनना था, वो नहीं बना, वो भी बनना चाहिए। वो बनाएंगे तो ठीक है, अच्छी बात नहीं। वैसे दोनों पार्टियों में मुकाबला है इस बारी, बीजेपी ये ऑर्डर करना खड़े हैं कांडा की और हाँ, दो पार्टी में मुकाबला है, मुकाबला ही होगा, अच्छी बात है। तो जिसको अच्छा लगेगा, आदमी लगेगा, वो डाल देंगे वोट बस। और पिछले विधायक ने यहाँ कितना काम करवाया है? हाँ जी,
विधायक जो गोपाल कांडा है उन्होंने कितना काम करवाया सिरसा अब में? देखो वो तो हमारे साथ तो इतना ज्यादा उनके साथ नहीं है, लिंक नहीं रहा हमारा साथ तो जो लोग कहते हैं ये काम किया उन्होंने बहुत। अब लोग कहते हैं, मुझे तो पता नहीं इसके बारे में ज्यादा। मुद्दे कुछ नहीं है जी, बिल्कुल मुद्दे ही नहीं है। तो बेसिकली किसी ने अपने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। और ये जो देखो, मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूँ। गोपाल कांडा जो इस शहर के लिए कंट्रीब्यूशन है उसकी, वो अनपैरेलल है। उसके मुकाबले अभी कोई भी आए, वो पॉलिटिक्स मतलब अपनी पार्टी, उसकी सब कुछ अपना है। वो शहर की डेवलपमेंट के लिए कोशिश कर रहा है, आगे भी करेगा। तो मेरे हिसाब से तो वो बंदा जो है गोपाल कांडा आना चाहिए, पहले भी था, अब भी आना चाहिए। सर, आपसे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा, हालांकि आपने काफी सरकारें भी देखी होगी, आपकी एज के अकॉर्डिंग हम बता दें। बात करें नशे की, ये सबसे बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। पिछली सरकारों में कितना देखा और अब जो 10 साल बीजेपी रही है, इनकी सरकार में आपको नशा कितना देखने को मिला? बहुत ज्यादा बढ़ रहा है जी। नशे का कारोबार बहुत है, घर बर्बाद हो रहे हैं नशे से, लेकिन कंट्रोल नहीं है। कारण क्या मानते हैं, आखिर कंट्रोल क्यों नहीं है? सरकार भाजपा की, अधिकारी भाजपा के। इस तरफ पैसा है जी, पैसे की तरफ सब मरते हैं, ध्यान कोई नहीं देता, पैसा कमाने पर लगे हैं। बात आगे पहुंचाओगे तो इस बात के ऊपर बोल देंगे, मैं भी बात करोगे। नशे से घर बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं हो रहा। तो आपके सिरसा में क्या मुख्य समस्याएं हैं, किन समस्याओं को देखते हुए आप वोट करेंगे? सबसे में समस्या कोई हल को नहीं होगा, टोटली समस्या ही है, समाधान है ही नहीं। तो अब किस तरह का विधायक चाहिए आप लोगों का? विधायक ये कोई ये अब जो गोपाल बन जाएगा तो कोई भला है कि कोई विधायक भला कौन है? 28 मन है। यानी कि सिरसा में पैसे से राजनीति चलती है? और क्या है, ऐसे बनता है कि कितने पैसे बांट रहा है, पैसे बांट के जीत रहा है। आपको क्लियरली बोल दें, अगर आप नशा ढूंढ सकते हो तो राजस्थान में नशा ढूंढ के दिखाओ। राजस्थान में नशा नहीं है, ये ड्रग ये बोलते चिट्टा विट्टा कुछ नहीं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में नहीं है, क्योंकि वहां पे अफीम की खेती अलाउड है। आप जिस चीज को आप लीगलाइज कर दोगे, अफीम की खेती को लीगलाइज कर दो, लोग ये नहीं कहते। आप यहाँ तो इन्होंने बोल दिया सरसा में नशा नामात्र के बराबर है। पंजाब में जाके देखो, सड़कों पे लेट रहे हैं अच्छे अच्छे घरों के लड़के, अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां टीके लगा रही हैं, शरीर जो है मतलब बुरा हाल हो रखा लोगों का। फिलहाल जो यहाँ के जो सीनियर पर्सन यहाँ बैठे थे, उनका कहना है कि इस बार मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे। और फिलहाल जो अभी माहौल बात करें सिरसा का, जब तक और पार्टी के कैंडिडेट्स नहीं आते तब तक माहौल नहीं बनेगा। लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं, सबसे पहले मुद्दा रहेगा नशा। नशे के ऊपर कौन काम करेगा, उसको वोट देने का काम करेंगे। अब ये तो आने वाली 5 अक्टूबर को मालूम होगा कि मतदान के दिन लोग किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे, और 8 अक्टूबर को अब ये मालूम होगा कि आखिर किसके सिर पर विधायक पद का रहेगा। सिरसा से टीवी 24 के लिए निशा पाठक। हरियाणा में खिलाड़ियों का राजनीति से दशकों पुराना संबंध है। प्रदेश में बड़े बड़े खिलाड़ी अक्सर खेल का मैदान छोड़ राजनीति के प्रति ऐसा आकर्षित हुए कि फिर खेल के प्रति उनकी रुचि बाकी नहीं बची। सियासत के प्रति ऐसी ही दिलचस्पी अब विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के दिल में भी जग उठी है। तभी तो दोनों ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस ने विनेश फोगाट को जुलाना से प्रत्याशी बनाया है, तो बजरंग पूनिया को कांग्रेस के किसान संगठन का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब दोनों ही खिलाड़ियों की एंट्री चुनाव के गणित को कितना प्रभावित कर पाएगी, आज इसी मुद्दे का विश्लेषण करेंगे। शुरुआत कुछ सवालों के साथ। हरियाणा विधानसभा चुनाव में खिलाड़ी बिगाड़ेंगे किसका खेल? ओलंपिक खिलाड़ी विनेश फोगाट क्या चुनाव में कमाल दिखा पाएंगे? विनेश के सियासी मैदान में उतरने से बीजेपी को नुकसान होगा। हरियाणा में खिलाड़ियों का सियासी सफर कितना हुआ सफल? खेल का मैदान छोड़ राजनीति में किस्मत आजमाने वाले खिलाड़ियों की फहरिस्त लंबी है। कई कामयाब हुए तो कई फिसड्डी साबित हुए। हरियाणा के सियासी अखाड़े में राजनीतिक दांव पेच कई खिलाड़ियों ने खेले हैं। अब इसमें नई एंट्री विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की थी। विनेश को कांग्रेस ने जींद की जुलाना विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है, जबकि बजरंग पूनिया को अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दरअसल हरियाणा में सन 1970 के दौरान चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ राजनीति में खिलाड़ियों की एंट्री का सिलसिला शुरू हुआ। ये सिलसिला चौधरी बीरेंद्र सिंह के अलावा
कृष्णमूर्ति हुड्डा, योगेश्वर दत्त, संदीप सिंह, बबीता फोगाट, विजेंद्र सिंह से होते हुए विनेश फोगाट के साथ बजरंग पूनिया तक जारी है। ये तो कुछ चर्चित नाम हैं। इनके अलावा भी कई खिलाड़ी हरियाणा की राजनीति में आए जिनकी सियासत मुकाम तक नहीं पहुंच पाई। आइए संक्षिप्त रूप से हरियाणा की राजनीति में खिलाड़ियों के अमल दखल के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले बात पूर्व क्रिकेटर कृष्णमूर्ति हुड्डा की। वो अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत में खूब परवान चढ़े। कृष्णमूर्ति हुड्डा विधायक और मंत्री तक बने, लेकिन कांग्रेस के सत्ता से दूर होते ही कृष्णमूर्ति हुड्डा साइडलाइन होते चले गए। फिलहाल वो बीजेपी के साथ हैं। 1970 में बॉक्सिंग रिंग से बीरेंद्र सिंह राजनीति में आए और उचाना से 5 बार जीतकर विधानसभा पहुंचे। बीरेंद्र सिंह 3 बार हरियाणा में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। साथ ही 3 बार सांसद बने और केंद्र में ग्रामीण विकास और लौह एवं इस्पात मंत्री भी रह चुके हैं। दंगल गर्ल बबीता फोगाट साल 2019 में दादरी से चुनाव अखाड़े में किस्मत आजमाने उतरी, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। हालांकि वो बीजेपी नेता हैं और पार्टी ने उन्हें सम्मान देते हुए राज्य महिला विकास निगम का चेयरपर्सन भी बनाया। पहलवान योगेश्वर दत्त भी कुश्ती का अखाड़ा छोड़कर सियासी दंगल में 2-2 हाथ करने के लिए उतरे। 2019 में बीजेपी ने उन्हें बरौदा विधानसभा से प्रत्याशी बनाया, लेकिन कांग्रेस के श्री कृष्ण हुड्डा से उन्हें चुनावी रण में पटकनी मिली। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह पर दांव लगाया। उन्हें पेहोवा से टिकट मिला और वो विधायक निर्वाचित हुए। संदीप सिंह को मनोहर सरकार में खेल का राज्य मंत्री भी बनाया गया, लेकिन महिला कोच से छेड़छाड़ के विवाद में फंसने के बाद संदीप सिंह का राजनीतिक करियर खत्म हो गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष रहे रणबीर महिंद्रा चुनावी पिच पर कुछ खास नहीं कर पाए। राजनीति में एंट्री के बाद वो एक बार विधायक चुने गए, लेकिन उसके बाद 2019, 2024 और 2009 के कांग्रेस के प्रदर्शन जो उनका था वो बड़ा ही निराशाजनक रहा और वो चुनाव में हार गए। बॉक्सर विजेंद्र सिंह की भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं परवान चढ़ी और बॉक्सिंग रिंग को छोड़कर वो राजनीति में आ गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में विजेंद्र सिंह कांग्रेस के टिकट पर दक्षिणी दिल्ली से चुनावी मैदान में जरूर उतरे, मगर अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। 2024 में कांग्रेस छोड़ वो बीजेपी में आ गए। बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाकर पिछले साल महिला पहलवानों ने दिल्ली में आंदोलन किया। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने उस आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई। महिला पहलवानों की तरफ से बृजभूषण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए गए। हालांकि बृजभूषण सिंह ने कहा कि महिला पहलवान कांग्रेस के बहकावे में आकर झूठे आरोप लगा रही हैं। इस मामले को विपक्ष ने जोर शोर से उठाया था। चौतरफा दबाव के चलते पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। पूरी घटना ने इतना तूल पकड़ा कि अपने इलाके के दिग्गज नेता रहे बृजभूषण सिंह का टिकट बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में काट दिया। अब जब हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही हैं, तो बृजभूषण सिंह कह रहे हैं कि विनेश पर उनके आरोप एकदम सही थे, वो कांग्रेस के कहने पर ही सब कुछ कर रही थी। बहरहाल हरियाणा में खिलाड़ियों की सियासी परफॉर्मेंस के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया है। उसी आधार पर देखा जाए तो विनेश की चुनावी सफलता का सटीक अनुमान लगाना आसान नहीं है। हालांकि उनके समर्थकों का मानना है कि ओलंपिक में मेडल न मिल पाने की वजह से विनेश के प्रति लोगों के मन में संवेदनाएं हैं, जिनका उन्हें चुनाव में लाभ मिल सकता है। उधर बदले समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने भी गियर बदला। जुलाना से विनेश के सामने बीजेपी ने कैप्टन योगेश बैरागी को मैदान में उतारा। कैप्टन योगेश पेशे से एक पायलट है। वो 35 साल के हैं और जींद जिले के सफीदों के रहने वाले हैं। कैप्टन योगेश बैरागी बीजेपी के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं और हरियाणा में बीजेपी खेल प्रकोष्ठ के सह संयोजक का पद भी उनके पास है। योगेश बैरागी ने वंदे भारत मिशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और कोरोना काल के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए चलाए गए मिशन में भी वो शामिल रहे थे। चेन्नई में आई बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्य में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। बैरागी की गिनती बीजेपी के उभरते हुए नेताओं में होती है। क्या नाम है? मेरा नाम गजराज यादव है। गजराज जी, ये जो विनेश फोगाट है ओलंपिक खिलाड़ी, उन्होंने चुनावी अपना सफर शुरू किया है, तो क्या लगता है कितना सफल रहेंगे? हाँ, सफल का ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। जो आजकल खिलाड़ियों में स्टंटबाजी चल रही है वो खेल के प्रति सही नहीं है, क्योंकि उससे जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं उनका मनोबल कहीं ना कहीं डाउन हो रहा है। और इस तरफ सभी खिलाड़ियों को, खासकर चाहे कबड्डी का हो, कुश्ती का हो या क्रिकेट का हो,
उनको इस तरफ पुरजोर तरीके से देखना होगा और इसमें सुधार की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि जो पुराने खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं फिर राजनीति की तरफ मुड़ना शुरू कर देंगे। और वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, इससे क्या बीजेपी को नुकसान हो सकता है? बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा। कांग्रेस जिस हिसाब से नए नए युवाओं को उतार रही है, उससे कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। उनके चुनाव लड़ने से कहीं ना कहीं महावीर फोगाट और भी जो है वो नाराज है। उनका ये भी कहना था कि अभी दिनेश को खेलों पे ही अपना फोकस रखना था, चुनाव में नहीं आना था। बिल्कुल, महावीर फोगाट की बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि उनका जो कैरियर है और जो उनकी उम्र है वो अभी काफी बची हुई है। उनको आगे की तैयारी करनी चाहिए और इस तरह से राजनीति में कदम नहीं रखना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। बाकी अभी बेटी को इस राजनीति में कदम नहीं रखना चाहिए था। अभी और अपने छोटे बच्चों का जो पूरे एरिया के हैं, अपने हिंदुस्तान के हैं, उनको इस लेवल पे पहुंचाना था। जैसे आप गोल्ड मेडल लाई है, ऐसे ही बच्चे को तैयार करके उनको गोल्ड मेडल दिलाती। राजनीति तो बहुत बाद की बात है। तो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इससे क्या बीजेपी को नुकसान हो सकता है? देखो जी, कुछ ना कुछ तो नुकसान जरूर होगा। बीजेपी को नुकसान कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। महावीर फोगाट है उनके पिता, उन्होंने कहा था कि दिनेश को भी चुनावों में नहीं आना था, कहीं ना कहीं खेल पे ही अपना ध्यान रखना था। वो भी नाराज है उनके इस फैसले। नहीं, भाई साहब ने बहुत अच्छी बात किया। जैसे हमारी बेटी है, सीयू की बेटी है, बेटी को अभी इसमें कदम राजनीति में नहीं रखना चाहिए। उनके पिताजी का बिल्कुल निर्णय 100% सही है। देखिए, लोकतंत्र में सभी का अधिकार है, वो चुनाव लड़ सकते हैं, परंतु कहीं ना कहीं अगर हमारे अच्छी क्वालिटी के जो खिलाड़ी हैं उन्हें और ध्यान देना चाहिए अपने खेलों की तरफ। राजनीति तो थोड़े दिन बाद भी हो सकती थी, परंतु क्योंकि हमें उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं दिनेश फोगाट हमारे देश के लिए और भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, खेल से संबंधित कुछ अच्छा कर सकते हैं, परंतु चलिए, उन्होंने अगर ये राजनीति के माध्यम से अच्छा करना चाहती है खिलाड़ियों के लिए, तो ये भी शुभकामनाएं हैं। दिनेश के सियासी मैदान में उतरने से क्या बीजेपी को नुकसान हो सकता है? बिल्कुल नुकसान होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उस समय देखने में आया था जब वो धरने पे बैठी थी, प्रदर्शन करने पे बैठी थी, और कहीं ना कहीं उनको एक बड़े किसान संगठन का भी समर्थन मिला था। तो वाकई कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एंटी इनकम्बेंसी का काम ये करेगी और दिनेश को इसमें सफलता भी मिलेगी। दरअसल राजनीति का ग्लैमर खिलाड़ियों को आकर्षित तो करता है, लेकिन जब वो इसमें एंट्री लेते हैं तब उन्हें पता चलता है कि सियासी मैदान कितना टेढ़ा होता है। अब बारी ये जानने की कि पलवल के विधायक जी दीपक मंगला कैसे रहे। दीपक मंगला का जन्म 8 मार्च 1967 को हरियाणा के पलवल में हुआ। दीपक मंगला ने आगरा विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री हासिल की। युवावस्था में वो छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और फिर छात्र राजनीति करते करते बीजेपी के प्रदेश संगठन में अपनी मजबूत पकड़ बनाई। 25 वर्ष की आयु में दीपक मंगला का विवाह मोनिका गोयल के साथ हुआ। दीपक मंगला राजनीति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। पलवल की जनता उनके पिछले 5 सालों के कामकाज से कितना संतुष्ट है, आइए जानते हैं। क्या नाम है? भारत बढ़ाना। भारत, जो क्षेत्र के विधायक हैं दीपक मंगला, उन्होंने कौन कौन सी घोषणाएं क्षेत्र के लिए की थी, क्या वो पूरा कर पाए उन्हें? घोषणाएं तो देखो जो सेंटर से आई थी, उन्होंने अपनी तरफ से कितनी कोशिश करी कितनी नहीं। कुछ चीजें हुई हैं, हाँ, रोड का काम हुआ है, पुल खड़ा हो गया है, और जो शॉपकीपर्स की बात थी कि भाई नीचे से पुल के वो मत करो, जगह दो ताकि शॉप चलती रहे, वो काम उन्होंने करे थे, नो डाउट। लेकिन आप मेजरली जो प्रॉब्लम देखोगे ना, यहाँ पे सफाई की बहुत प्रॉब्लम है पलवल में। अगर कोई भी नेक्स्ट या फिर करंट या फिर प्रीवियस जो भी है या फिर जो अगला बनेगा, मेरे को जो लगता है लोकली यहाँ पे लोग यही डिमांड करेंगे, यार थोड़ी सी सफाई रखनी चाहिए शहर में। जल भराव भी बहुत होता है, पानी बारिश होगी नहीं, आप देखना भी थोड़ी देर में यहाँ पे क्या हाल हो जाएगा, कचरा बहता हुआ मिलेगा आपको रोडों पे, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पे। सुरेंद्र जी, जो मौजूदा विधायक हैं क्षेत्र के, पलवल क्षेत्र के, उन्होंने दीपक मंगला, उन्होंने कौन कौन सी क्षेत्र में जो घोषणाएं की थी, कौन कौन सी थी? वो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने की कही थी और क्लीन पलवल और ग्रीन पलवल के नारा दिया था जी। तो क्या वो कर पाए? नहीं कर पाए। अच्छा, क्या भ्रष्टाचार को लेकर के उन्होंने कोई कदम उठाए? नहीं, कोई नहीं। किस तरह का कार्यकाल रहा उनका? क्या उनका कार्यकाल, वो कहीं अपने घर से आज तक कहीं बाहर नहीं गए, नहीं किसी आदमी के 4 आदमी में रह गए, कहीं पूछने की भाई क्या बना है, किसी चौपाल के लिए कहीं गए, घोषणा भी नहीं, वहाँ चौपाल भी नहीं बनी। तो वो मतलब लोगों से नहीं जुड़े। अगर लोगों से जुड़ जाते तो लोग अपने आप
आगे तक आवाज उठाते कि उन्हें टिकट दी जाए दोबारा। एक विधायक का काम होता है जनता से लगातार जुड़े रहना। उन्होंने कितनी जन समस्याएं सुनी है, क्या जनता के बीच रहे हैं वो? नहीं, वो एक दिन भी नहीं रहे जनसभा में, एक भी जनसभा नहीं हुआ। अगर लगाते तो वो आपके एमएलए का दावेदार दोबारा। क्या उन्होंने क्षेत्र को लेकर के विधानसभा में कोई आवाज उठाई? नहीं, अभी नहीं। तो किस तरह का विधायक इस बार आप क्षेत्र के अंदर चाह रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे जो यहाँ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और हमारे यहाँ ग्रीन पलवल ये ना रहा। जिस तरह के चुनावी वादे होते हैं वो वादे कहीं ना कहीं विधायक पूरे करें। हाँ जी, ऐसा विधायक सच्चा ईमानदार और जितना भी जो जनता के लिए करे अच्छा करे। देखो जी, क्षेत्र के लिए घोषणाएं तो जब वो इलेक्शन पे खड़े हुए थे तब तो बहुत की थी, पर लगता नहीं है उन्होंने कोई पूरी की होगी। ना ही संसद में कोई ऐसी आवाज उठाई जिससे ना ही युवाओं को रोजगार दिलाया। कहीं ना कहीं मतलब जनता बहुत नाराज है, इस वजह से उनकी टिकट भी कट गई है। कोई आसार नहीं है कि आगे कुछ हो।